Hello students, welcome to my channel Sync Physics with the Suraj. I am Suraj, your physics guide through your whole journey of class 11th, 12th, NEET and JEE examination. In this video, we will discuss about charges and field, electric charges and field. It is the first chapter of class 12th, but in the JEE and NEET syllabus, it is called electrostatic, right? तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्ज, उनकी प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड और क्या क्या क्वांटिटीज़ ऐसी है जिसको हम इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ में कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि मास. हम इन सभी चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो शुरू करते हैं. द एंशिएंट ग्रीक ऑब्जर्व इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिना. हाँ, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक मैंने यहाँ पे थोड़ी सी ब्रीफ स्टोरी दे रखी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में कॉन्सेप्ट आया कहाँ से. जो आप जानते होंगे, ग्रीक लोग जो थे, आप जानते होंगे सभ्यता के बारे में, ग्रीक पीपल जो इंग्लिश और जैसे उधर रहते थे यूरोप साइड, ठीक है. तो उन लोगों ने क्या किया था, कुछ ऑब्जर्व किया था इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड. उसको हम देख लेते हैं एक बार, सो दैट आपको समझ में आ जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, किसने इस इलेक्ट्रॉन शब्द का नाम पहले रखा है, इलेक्ट्रॉन वर्ड अगर यहाँ से आया है तो ये इलेक्ट्रॉन वर्ड को डिस्कवर कैसे किया है. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. द एंशिएंट ग्रीक ऑब्जर्व इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड फिनोमिना एज अर्ली एज 600 BC. 600 BC बिफोर क्राइस्ट इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ के बारे में ग्रीक लोगों ने ऑलरेडी ऑब्जर्व कर लिया था. उन्होंने कैसे ऑब्जर्व किया था, वो भी इतने साल पहले. ये देखते हैं हम. दे फाउंड दैट द पीस ऑफ एम्बर का एक छोटा सा टुकड़ा जो है, व्हेन रब्ड, उसको किसी भी सब्सटेंस के साथ में, सिल्क हो गया या पेपर हो गया, उसके साथ में जब हम रब करते हैं, रब करने का मतलब उसके ऊपर घिसना, ठीक है, becomes electrified and attract small pieces of paper. And the word electric comes from the Greek word for an ember meaning electron. ठीक है. अब उन्होंने देखा कि एम्बर को किसी के साथ में रब किया है और जैसे ही उसको रब किया है तो उसके ऊपर कुछ इलेक्ट्रीफाइड हो गया है. आई मीन वो किसी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और हो सकता है कि वो किसी चीज़ को रिपेल भी करे. तो इलेक्ट्रीफाई कर रहा है, तो वो प्रॉपर्टी, जब ग्रीक लोगों ने ये चीज़ ऑब्जर्व करी तो उन्होंने सोचा ये क्या प्रॉपर्टी हो गई कि भाई ये एक ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कैसे कर रहा है. ठीक है, तो उन्होंने वहाँ पे है ना इसकी स्टडी करके उसके बारे में और डिटेल में जानकारी दी थी, इंफॉर्मेशन दी थी, राइट. और उन्होंने एक चीज़ यहाँ से और दी थी कि कोई भी चीज़ जो इलेक्ट्रीफाई हो जाती है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो जाती है. अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड है वो कहाँ से आया, एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी डिराइव फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन वर्ड, और इलेक्ट्रॉन जो वर्ड है वो डिराइव हुआ एम्बर से. एम्बर जो है वो एक ग्रीक वर्ड है. वहाँ पे है ना इलेक्ट्रॉन का मीनिंग क्या है, एम्बर है, और वाइस वर्सा. ठीक है, ग्रीक में एम्बर इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है. तो वहाँ से है ना इसका नाम आया, और इस नाम के आने के बाद में हमें इंग्लिश में नाम मिला है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन से हमने क्या नाम बनाया है, इलेक्ट्रिसिटी. तो इस पूरे चैप्टर में हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, उसके टर्म्स और उससे रिलेटेड डेरिवेशन हम देखेंगे. तो अभी तो हम फिलहाल है ना चार्जेस और चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे, जो एक बेसिक सा थिंग है. तो अगर आपका बेसिक अच्छा हो जाता है तो उसके बाद में आप चैप्टर को और डिटेल में पढ़ पाएंगे. वैसे तो मैं इस चैप्टर को बहुत ही डिटेल में और डिटेल हार्डवर्क करके आपके लिए नोट्स लेके आ रहा हूँ. सो प्लीज़ आप ये नोट्स को टेलीग्राम पे जाके डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ से पढ़िए, सो दैट आपका सिलेक्शन जेईई और नीट में आप जिसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए अच्छे से हो सके. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक एम्बर डायग्राम मैंने यहाँ पे पेस्ट कर रखा है. एम्बर दिखने में कुछ ऐसा होता है. इट इज़ अ रेजिन विच इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम द ट्रीज. ग्रीक और यूरोप साइड में क्या होते हैं, कुछ ट्रीज होते हैं, जब उन पे कट लगता है तो एक रेजिन निकलता है, तो उससे एम्बर मिला है. और उस एम्बर को है ना उन्होंने रब करके है ना सबसे पहला कॉन्सेप्ट दिया है. आई थिंक ये पूरे ही वर्ल्ड में क्या था, फर्स्ट कॉन्सेप्ट था जहाँ पे इलेक्ट्रॉन और चार्ज और इनसे रिलेटेड बातें की गई थी. नोट, amber, a hard transparent yellowish brown substance that was formed in the ancient time from resin. पुराने ज़माने में रेजिन के फॉर्म में मिलता था और ये प्रोड्यूस बाय द ट्री, पेड़ों से निकलता है. ठीक है, अपने यहाँ पे भी होता है ये रेजिन, बट ये अलग टाइप का रेजिन है. इस रेजिन में होता है इलेक्ट्रिफिकेशन वाली प्रॉपर्टी होती है, हर किसी रेजिन में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है. ठीक है, चलो अब हम स्टडी करते हैं व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक चार्जेस और उनसे रिलेटेड प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कुछ. तो चलो, चार्ज इज द प्रॉपर्टी
associated with the matter due to which it produces and experience the electrical and magnetic field। कहने का मीनिंग ये है कि भाई जब चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, आपका ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, आपकी डेस्क हो सकती है, आपके हाथ में रखा हुआ पेन हो सकता है, आपके सामने की नोटबुक हो सकती है, या फिर कुछ भी ऑब्जेक्ट जो आपके रूम में दिख रहा है, सारे के सारे ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, न्यूट्रलाइज होते हैं, किसी के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है। लेकिन इनके अंदर अगर आप कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देते हो तो वहाँ पे चार्ज क्रिएट हो जाता है। सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो है वो चार्ज वाली प्रॉपर्टी को पजेस करते हैं, सिमिलर लाइक मास। सभी के अंदर मास होता है, वैसे ही सभी के अंदर क्या होता है, चार्ज भी होता है। मैं आगे आपको डिफ्रेंशिएट करके बताऊंगा कि चार्ज एंड मास में दोनों में क्या डिफरेंस है, बट राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ अ चार्जेस। ओके, सेकेंड, एवरी एटम इज अ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड कंटेनिंग एज मैनी एज इलेक्ट्रॉन एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन। कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे चलिए इस पेन का एग्जांपल ले लेते हैं। ये जो पेन है ये एक ऑब्जेक्ट है, सारे के सारे ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, न्यूट्रलाइज होते हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज होता नहीं एक्चुअल में। आप इसके अंदर चार्ज क्रिएट कर सकते हैं बाय क्रिएटिंग अ डिस्टर्बेंस इन द ऑब्जेक्ट। इसको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको बस रब करना है और इसके अंदर चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब चार्ज क्रिएट होने के लिए भी हर मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी होती है। हो सकता है किसी में अच्छे से चार्ज क्रिएट हो जाए, हो सकता है किसी में नहीं भी क्रिएट हो, और अगर नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं बिल्कुल चार्ज नहीं है, वहाँ पे माइन्यूट सा है, बहुत ही कम नंबर्स में जो आपको फील ही नहीं हो रहा है। राइट, तो सारे एटम्स जो होते हैं वो 3 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, और सारे एटम से मिलकर हमारा ऑब्जेक्ट बनता है। तो इन द सेंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्ट्रॉन्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ऑब्जेक्ट। राइट, तो वहीं से हमको वो चीज़ मिलती है। नेक्स्ट, वी कैन क्रिएट द चार्ज बाय डिस्टर्बिंग न्यूट्रलिटी ऑफ एन एटम। अभी मैंने जैसा बताया था कि चार्ज को हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट की न्यूट्रलिटी को ख़त्म करके। सेकेंड पॉइंट, अब अगर आप न्यूट्रलिटी ख़त्म कर रहे हो तो 2 चीज़ें क्रिएट होगी यहाँ पे, आइदर वो चीज़ पॉजिटिव होगी या फिर वो नेगेटिव होगी। मैं आपको बता दूँ, चार्जेस कैन बी इन अ नेचर इन अ 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस। फर्स्ट जो हमारा होता है पॉजिटिव, और जो सेकेंड होता है वो हमारा होता है नेगेटिव। अब पॉजिटिव कब बनता है, पॉजिटिव तब बनता है जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर से छोड़ के किसी और ऑब्जेक्ट पे जा रहे हैं, तो वो जब जिस ऑब्जेक्ट पे जा रहे हैं तो पीछे तो है ना, उन्होंने क्या कर दिया, एक्सेस कर दिया ना पॉजिटिव चार्जेस का, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तुम सोचो तुम्हारे हाथ में बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा है, ठीक है, तुमने सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस है ना, इलेक्ट्रॉन आई मीन नेगेटिव चार्जेस किसी को दे दिए। अब तुम्हारे हाथ में क्या बच जाएगा, पीछे पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा ना। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज बच जाता है ना, तो वही है कि भाई बॉडी कैसे पॉजिटिव चार्ज हुई, जब आपका सारा इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो पीछे क्या बचा हमारे पास में, पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट क्या है, नेगेटिव कब होता है, अब वो जो इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से निकल के उस पर गया है, तो उस तरफ क्या हो गया है, सेकेंड बॉडी पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, एक्स्ट्रा हो गए, उनका एक्सेस हो गया। तो जब चार्जेस में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं तो वो नेगेटिव चार्ज हो जाती है, और जब चार्जेस में इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो हम क्या कह सकते हैं, वो चीज़ क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। बट व्हाट इफ बोथ आर इन इक्वल अमाउंट, इक्वल प्रपोर्शन, राइट, तब हम उसको क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, कोई भी चार्ज नहीं है उसके ऊपर, अनचार्ज बॉडी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट, द चार्ज विद द सेम इलेक्ट्रिकल साइन रिपेल ईच अदर एंड चार्ज विद द अपोजिट इलेक्ट्रिकल साइन अट्रैक्ट ईच अदर। जब पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव और नेगेटिव, या फिर नेगेटिव और पॉजिटिव, 4 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे, या दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे, या एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव होगा, या फिर दूसरा पॉजिटिव या फिर फर्स्ट वाला नेगेटिव होगा। इन चारों ही केसेस में क्या होगा, जब अपोजिट साइन आ जाएंगे तो ये चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, व्हेन द चार्जेस आर अपोजिट इन अ नेचर देन दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। लेकिन जब वो पॉजिटिव पॉजिटिव आई मीन जब सेम नेचर के हो जाते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास में एक अच्छा सा डायग्राम बना के दिया है मैंने, यहाँ पे आपको यहाँ पे बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ये हमारे पास में एक पॉजिटिव चार्ज वाले भाई साहब है एंड हमारे पास में एक नेगेटिव चार्ज है। तो देखो, जब पॉजिटिव नेगेटिव अपोजिट नेचर के आ गए तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। जब पॉजिटिव पॉजिटिव सेम नेचर के आ गए तो अभी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, लिखा है ना। और साथ साथ में हमारे पास में क्या हो जाएगा, नेगेटिव और नेगेटिव वो भी सेम नेचर के हो गए
तो ऑब्वियस सी बात है वो भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। देखो हियर द फोर्सेस पुल द पार्टिकल टुगेदर, जब अपोजिट नेचर के होते हैं तो ऐसा फोर्स लगता है कि वो अट्रैक्ट ही होंगे, और जब सेम नेचर का फोर्स लगता है तो वो एक दूसरे से रिपेल ही होंगे। नेचर का यही लॉ है, आपको इसको अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। नोट में ध्यान देने वाली बात यह है, नोट में एक बात अच्छी है जो आपको शायद ध्यान देनी चाहिए। नोट, अ चार्ज बॉडी में अट्रैक्ट a neutral body or an oppositely charged body, but it can always repel similar charged body, ठीक है। जब दो तरह की चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव हो सकता है, एक नेगेटिव हो सकता है, या तो हो सकता है कि तीसरा और कोई टाइप हो जाए न्यूट्रल। इन तीनों ही टाइप में क्या होता है, जब एक चार्ज दूसरे न्यूट्रल चार्ज को एक चार्ज जब दूसरे न्यूट्रल बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो वो कर सकता है। आपको कहने का मतलब ये है कि एक एग्जांपल लेते हैं, पॉजिटिव को अगर हम न्यूट्रल बॉडी के पास में रखें तो वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। पॉजिटिव को हम नेगेटिव की तरफ रखें तो वो उसको तो भी अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि वो दोनों अपोजिट नेचर के, न्यूट्रल है और नेगेटिव है। लेकिन पॉजिटिव को जब मैं पॉजिटिव के पास में रखूँगा तो वो कभी भी ज़िंदगी में अट्रैक्शन नहीं शो करेगा, बिकॉज सेम साइन एक दूसरे को रिपेल ज़रूर कर सकता है, लेकिन अपोजिट साइन और एक न्यूट्रल बॉडी आप उसको अट्रैक्ट ज़रूर कर सकते हो बाय द अपोजिट साइन, लेकिन सेम साइन का कभी भी है ना अट्रैक्शन नहीं होगा। इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ चार्जेस होती है कूलम। कूलम ने डिस्कवर किया था, चार्जेस की प्रॉपर्टी दी थी सबसे पहले, और उन्होंने क्या किया था, बहुत अच्छा खासा नोबेल प्राइज़ वगैरह लेके आए थे इस फील्ड में, सो दैट उनके नाम पे ही चार्ज की यूनिट का नाम रख दिया गया है कूलम। एंड MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड जो सिस्टम होता है हमारा उसमें कूलम होती है, और CGS जिसमें सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड होता है उसमें हम क्या बोलते हैं, स्टेट कूलम बोलते हैं, ठीक है। वैसे तो स्टेट कूलम बहुत ही रेयर यूज़ होता है, लेकिन हम यहाँ पे ज़्यादातर उसको यूज़ नहीं करेंगे। हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, कूलम को यूज़ करेंगे। इतनी देर से मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, बट आपके दिमाग में एक क्वेश्चन तो रेज हुआ ही होगा कब से, सर ये चार्जेस क्रिएट कैसे हो रहे हैं, चार्जेस आए कहाँ से। सर आप जो कह रहे हो कि भाई इससे पॉजिटिव निकला या फिर इससे नेगेटिव निकला और ये दोनों एक दूसरे के साथ में फ्यूज़ हो गए या फिर न्यूट्रल हो गए, बट मेन क्वेश्चन इज़ दैट कि वेयर इट कम फ्रॉम, राइट। तो ये बहुत सिंपल सा है। आपने थर्मल एनर्जी पढ़ी होगी क्लास 11th में, है ना। एनर्जी तो पढ़ी होगी, थर्मल एनर्जी छोड़ो, एनर्जी तो पढ़ी होगी ना। एनर्जी से क्रिएट है, एनर्जी से रिलेटेड है ये। जब आप किसी चीज़ को रब करते हो, जैसे मैं अभी इस बुक को रब कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या क्रिएट होगी, हीट क्रिएट होगी, हीट, स्मॉल अमाउंट ऑफ पोर्शन ऑफ एनर्जी क्रिएट होगी। वो जो एनर्जी होगी ना, वो उन चार्जेस को क्या करेगी, अंदर से खींच के बाहर निकाल देगी। क्यों? क्योंकि सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो किससे बनते हैं, एटम से बनते हैं। जब आपने उसको चीज़ को रब किया तो हीट किसको मिली, एटम को मिली, और एटम से जो हीट थी उसने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया है। इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने की वजह से इलेक्ट्रॉन भाई साहब क्या हुए, अपनी जगह छोड़ के निकल गए, और कहाँ गए, किसी और सरफेस पे चले गए, किसी और ऑब्जेक्ट पे चले गए। दैट्स हाउ द चार्ज क्रिएटेड। बात समझ में आ गई होगी आपको शायद। चार्ज कैसे क्रिएट होते हैं, उनके रबिंग से, इंडक्शन से, या फिर उसके पास में कुछ और फ्रिक्शन लेके आ जाओ, तो ये सारी चीज़ें कुछ होती हैं जिसके थ्रू है ना चार्जेस को कुछ एनर्जी मिलती है, उससे वो चार्जेस निकल के दूसरे ऑब्जेक्ट में चले जाते हैं। इंडक्शन में ऐसा नहीं होता है, इंडक्शन का प्रोसेस अलग है। वी विल डिस्कस चार्जिंग मेथड इन अ सेपरेटली, बट अभी आप समझ लो कि भाई जब आप रब करते हो तो उसकी सरफेस छोड़ के इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, क्योंकि वो एक्साइटेड हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में है चार्ज और मास। इन दोनों में रिलेशन क्या है? चार्ज भी प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, मास भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, बट दोनों में रिलेशनशिप क्या है? और अगर रिलेशन है तो ये दोनों एक दूसरे से अलग है या फिर एक दोनों से दूसरे के साथ में सिमिलर है। हम इसको अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है द कॉन्सेप्ट ऑफ मास हैज़ अ सेंट्रल एंड अ बेसिक पोजीशन इन द साइंस ऑफ फिजिक्स। मास का कॉन्सेप्ट जो है वो हम सब जानते ही आ रहे हैं, क्लास 11 से ही लेके उसकी बहुत ही वैल्यूएबल इंपॉर्टेंस है इस पूरे फिजिक्स में। मास एक बहुत ही बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। क्वांटिटीज सच एज अ चार्ज और एनर्जी आर को रिलेटेड टू द मास। एनर्जी और जो हमारे पास में चार्जेस होते हैं
ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और साथ साथ में किससे साथ में रिलेटेड होते हैं, मास के साथ में रिलेटेड होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल चार्ज डज नॉट exist without mass. In fact it might be called property of mass which is itself is a form of a energy। ठीक है, इलेक्ट्रिकल चार्ज जो होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है बिना मास के। किसी चीज़ के पास मास नहीं है तो वहाँ पे चार्ज भी नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। क्योंकि जो मास होता है वो एटम से क्रिएट होता है और एटम जो बनते हैं वो एलिमेंट्री पार्टिकल से बनते हैं। तो बिना मास के वो एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं होंगे और उन पार्टिकल के नहीं होने की वजह से उनमें चार्ज भी नहीं होगा। ठीक है, तो चार्ज जो है वो मास से तो एसोसिएटेड है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि मास जो है उसके पास हमेशा चार्ज हो। मैंने एक लाइन बोली, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली, इसका ध्यान रखना। चार्जेस जो होते हैं मास से रिलेटेड होते हैं, बिना मास के कोई काम नहीं बन सकता। लेकिन जो मास है वो विदाउट चार्ज रह सकता है। क्यों? क्योंकि मास के पास में न्यूट्रल भी तो हो सकता है, उसके पास दोनों होंगे तो वो न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि चार्ज और चार्ज से रिलेटेड उसके डिफरेंसेस क्या है और उस डिफरेंसेस में चार्ज का मास के साथ में क्या कंपैरिजन है। जैसे कि मास और चार्ज जो है वो दोनों एक ही इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, बट दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो हम उन डिफरेंसेस को देखना चाहेंगे अभी। तो देख लेते हैं वन बाय वन करके, एक एक पॉइंट डिटेल में डिस्कस करते हुए। फर्स्ट पॉइंट है दोनों का, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। हमारा जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है और साथ साथ में ज़ीरो भी हो सकता है। ज़ीरो का मतलब न्यूट्रल हो सकती है बॉडी। लेकिन द मास ऑफ द बॉडी इज़ ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। किसी भी चीज़ का जो मास है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। आप कभी नहीं कह सकते कि मेरे पास में माइनस के 4 किलो है, माइनस का 10 किलो है। माइनस का मास तो कभी पॉसिबल होता ही नहीं है। तो यहाँ पे हमेशा एक बात ध्यान में रखनी है कि मास इज़ ऑलवेज अ पॉजिटिव फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट, द चार्ज कैरिड बाय अ बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। चार्ज जो होता है किसी चीज़ के ऊपर, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, ये जो होते हैं किसी बॉडी के वेलोसिटी से फ़र्क नहीं पड़ता उनको। वो अगर 5 कूलम दे रखे हैं तो वो उतने ही रहेंगे, 10 कूलम दे रखे हैं तो वो 10 कूलम ही रहेंगे। लेकिन उनका उनकी वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इधर क्या है, द मास ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज विथ इट्स वेलोसिटी। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी बढ़ती जाएगी उस ऑब्जेक्ट का मास बढ़ता जाता है। वैसे डेली लाइफ में आपको ये ऑब्जर्वेशन करने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अगर 50 किलोमीटर से बाइक चला रहे हो, 100 से 200 से कार में चले गए, कितनी भी स्पीड बढ़ा लो, लेकिन यू विल नेवर अचीव अ ग्रेटर मास। आप कभी भी बड़ा मास अचीव नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप उस स्पीड को अचीव नहीं कर पा रहे हो। मास बढ़ना स्पीड के साथ में ये एक क्वांटिटी से डिपेंड करता है, वो क्वांटिटी है स्पीड ऑफ लाइट। आपकी स्पीड अगर स्पीड ऑफ लाइट को मैच करती है, आप उसके इक्वल पहुंच जाते हो, तब जाके है ना आप कहीं पे मास को गेन कर पाओगे। ये आइंस्टाइन का बहुत ही थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ठीक है, जहाँ पे इन्होंने m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कंडीशन दे रखी है। यहाँ पे जो m है वो अपना नॉर्मल मास है, m नॉट जो होता है वो रेस्ट मास है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट में जो वैल्यूज दे रखी है वहाँ पे v जो है आपकी नॉर्मल स्पीड और जो c है वो लाइट स्पीड है। वैसे इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे हम क्योंकि ये हमारा टॉपिक नहीं है, बट थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यही कहती है कि आपने स्पीड ऑफ लाइट अचीव कर ली तो आप मास गेन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे चार्ज का वेलोसिटी के साथ में कोई लेना देना नहीं है। थर्ड पॉइंट, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब होता है चार्ज हमेशा एक फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं मिल सकता, चार्ज हमेशा एक पॉइंट फॉर्म में नहीं मिल सकता, चार्ज हमें पूरे के पूरे फॉर्म में मिलेगा। तुम्हारे पास में 2 कूलम अगर चार्ज है तो 2 कूलम ही रहेगा। कभी भी तुम्हें चार्ज 2.5, 2.3, 2/3, 4/3 इस फॉर्मेट में कभी भी चार्ज नहीं मिलेगा। ये हमेशा पूरे इंटीजर फॉर्म में तुम्हें मिलेगा। नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी होगा, ज़ीरो भी होगा, लेकिन कभी भी फ्रैक्शन नंबर यहाँ पे नहीं आएंगे। ठीक है, अंडर रूट वाली वैल्यूज़ भी नहीं आएगी और साथ साथ में पॉइंट वाली वैल्यूज़ भी नहीं आएगी। ठीक है, द क्वांटाइजेशन ऑफ अ मास इज येट टू बी एस्टेब्लिश्ड। मास का क्वांटाइजेशन अभी करना बाकी है, क्योंकि मास तो हम ऐसे भी ले सकते हैं। मार्केट में गए, भैया 1.5 किलो आलू दे दो, तो वो 1.5 किलो 1.5 kg 1.5 kg हम मार्केट से पटेटो लेके आ गए तो वो हम लेके आ गए इजीली। लेकिन चार्ज को हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रिकल चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। हमारा चार्ज हमेशा कंजर्व होता है, ना हम इसको ना तो बना सकते हैं ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं।
हम इसको सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। मास इज़ नॉट कंजर्व्ड एज इट कैन बी चेंज इनटू द एनर्जी। मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एनर्जी में कन्वर्ट करने का एक परफेक्ट एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि वुड का बर्न होना। लकड़ी जो जलती है वो जल के राख हो जाती है, वो उसका सारा का सारा मास लूज़ कर देती है। थोड़ा बहुत मास जो है वो उस राख में चला जाता है, लेकिन लकड़ी जो है वो पूरी जल जाती है और पीछे वो एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी और उससे और गर्मी देके हमको सर्दियों में बचाती है। लेकिन जो लकड़ी है वो जल के क्या हो गई, उसने पूरा मास किस में कन्वर्ट कर दिया, एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। बट चार्जेस के लिए ऐसा कोई पॉसिबल पॉइंट ही नहीं है। चार्ज अपनी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, कभी भी क्रिएट नहीं होते हैं, ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं। द फोर्स बिटवीन चार्जेस कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। चार्जेस के बीच के जो फोर्सेस होते हैं रिपल्सिव हो सकते हैं, अट्रैक्टिव हो सकते हैं, मतलब वो अपनी तरफ खींच सकते हैं, अपने से दूर उसको ले जा सकते हैं। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्सेस बट बिटवीन टू मास इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ठीक है, मासेस के लिए एक ही फोर्स का फॉर्मूला आता है जो ग्रेविटेशनल फार्मूला होता है। क्लास 11th में ये आपका चैप्टर में है, बहुत अच्छा टॉपिक है ये, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वाला। वहाँ पे जब आपने देखा होगा उस फॉर्मूले में F डिपेंड होता है दो मासेस पे। तो मासेस क्या होते हैं, उनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ मास पे होता है। तो और ये है ना क्या होता है, हमारा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, रिपल्सिव नेचर का नहीं होता है। ठीक है, मासेस हमेशा अट्रैक्टिव नेचर के होंगे। अच्छा, अभी आपके पास में अगला जो पॉइंट आ रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इसको भी आप अच्छे से समझ सकते हैं, बहुत ही फायदेमंद रहेगा। हाँ, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस हमारे पास में 3 इसकी प्रॉपर्टी है। चार्ज की ये तीनों प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है, चार्जेस जो होते हैं वो एडिटिव नेचर के होते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी जो आती है हमारे पास में, चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। एंड द थर्ड वन इज चार्ज इज कंजर्व्ड। एक एक करके अभी हम इन तीनों को डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट, द एडिटिव नेचर ऑफ द चार्ज इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। द entire electric charge of a system is equal to the algebraic sum of the electric charge located in a system। किसी सिस्टम के अंदर दिए हुए जितने भी चार्जेस है, कितने भी हो सकते हैं वो 5, 6, 7, 8, 9, 10 इनफाइनाइट, कुछ भी, उसका कुछ भी नंबर हो सकता है। तो उन सभी चार्जेस को हम क्या कर सकते हैं, एक नॉर्मल से एल्जेब्रिक सम, जैसे 2 + 4 6 होता है, वैसे हम इन चार्जेस को भी जोड़ सकते हैं इजीली और एल्जेब्रिक सम करना है। कोई कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, चार्जेस को हम क्या कर सकते हैं सिस्टम में, चार्जेस को हम क्या कर सकते हैं किसी सिस्टम में ऐड कर सकते हैं, एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखा हाँ बाय द वे इस रूल को हम सुपर इम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज भी बोलते हैं। सुपर पोजिशन अलग चीज़ है, सुपर इम्पोजिशन इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, जैसे कि ये देखो एक सिस्टम दे रखा है मेरे पास में, यहाँ पे 3, 4, 5 चार्जेस है, Q1, Q2, Q3, Q4 एंड यहाँ पे इसका टोटल सम क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, Q1 + Q2 + Q3 + Q4 Q5, एल्जेब्रिक ऐड कर दिया। देखो यहाँ पे अगर Q1, Q2, Q3, Q4 Q5 की वैल्यू अल्टरनेटिवली दे रखी है, जैसे 5 -6 2 -3 4 C, तो आप इनको सीधा जोड़ सकते हो एल्जेब्रिकली और आप इनसे क्या निकाल सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। देखिए 5 -6 + 2 -3 + 4 सबको ऐड किया तो प्लस का 2 आंसर आया हमारे पास में। सिंपल थिंग है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन की बात मैंने जस्ट अभी करी थी थोड़ी देर पहले, जब हम मास और चार्ज में डिफरेंस पढ़ रहे थे। चार्ज को हम कभी भी ऐसे आधे आधे टुकड़ों में लेके नहीं जा सकते। एग्जाम्पल, आप जैसे मार्केट में गए और आपको टूथब्रश खरीदना है, तो आपको तो वैसे टूथब्रश का हेड चाहिए होता है ना, तो आप ऐसे थोड़ी कर सकते शॉप वाले को जाके बोल दोगे भैया एक काम कीजिए, मुझे उसके ऊपर का हेड दीजिए, आप इसको कट करके दे दीजिए मुझे, सो दैट मैं उसके बाद में डंडी लगा के मैं खुद यूज़ कर लूँगा और प्राइस आधी कर दीजिए। ऐसा थोड़ी होता है क्या? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। कोई चीज़, किसी चीज़ को हम आधा आधा थोड़ी कर सकते हैं। जैसे कि मोबाइल है, ठीक है, आप मार्केट में लेने गए, वो आपको इतने बड़े साइज़ का मिला, नॉट कंपेटेबल फॉर योर हैंड्स, तो आप क्या कहोगे शॉप पे, मुझे आधा करके देते, ऐसा नहीं ना। तो वैसे ही चार्जेस को कभी भी आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, मतलब आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, आप उनको कट नहीं कर सकते। चार्जेस आपको या तो पूरा इंटीजर फॉर्म में मिलेगा, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो फॉर्म में मिलेगा। इट कैन नॉट बी फाइंड इन अ
पॉइंट फॉर्म, फ्रैक्शन फॉर्म, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया है मैंने, चार्ज डिपेंडेंट ऑन एनी बॉडी इज रिजल्ट ऑफ अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ऑलवेज इन अ इंटीजर नंबर, सो द चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। चार्जेस को हम कभी भी क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र ही कर सकते हैं, यह मैं पहले ही बताता हूँ। बट ट्रांसफ़र जब होगा तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में पूरे फॉर्म में ट्रांसफ़र होगा। एक गया है तो पूरा एक जाएगा, दो गया है तो दो जाएगा, तीन गया है तो तीन जाएगा, ऐसे कभी भी नहीं जाएगा 3.5, 4.5, राइट। तो हमारे पास में ये है इसकी प्रॉपर्टी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, ये देखो पॉजिटिव में भी प्रेजेंट है, नेगेटिव में भी सिंगल प्रेजेंट है, दो पॉजिटिव प्रेजेंट है, दो नेगेटिव प्रेजेंट है। लेकिन ये ऐसे प्रेजेंट नहीं होगा 2.5 आधा, ये 1.5 आधा, वो भी नेगेटिव में। इस तरह से ये क्या होता है, प्रेजेंट नहीं होते। इसके लिए एक फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। एन इज द नंबर ऑफ चार्जेस ना, एक चार्ज है तो 1 2 3 4 5 6, एन इज द नंबर ऑफ चार्जेस। वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी होगा, आगे साइन तो आपका लगाने की वो है कि भाई आप नेगेटिव देख रहे हो तो नेगेटिव लगाओगे, बट 1 2 3 4 क्या है हमारे पास नंबर, और पीछे जो ई है हमारे पास में वो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आपको ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। वैल्यू ऑफ अ 1 इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल टू दी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में है थर्ड प्रॉपर्टी, चार्ज इज कंजर्व्ड। सिंपल एंड सबसे बढ़िया टॉपिक, ठीक है। चार्ज इज कंजर्व का मतलब होता है चार्ज को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, चार्ज को हम क्रिएट नहीं कर सकते, चार्ज को सिर्फ हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का रूल है। द चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल सेज दैट चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एक से दूसरे पे भेज सकते हो आप, बट उसको बना नहीं सकते, आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते। इट इज़ एप्लीकेबल इन ऑल द सिस्टम एंड कंडीशन। कंडीशन चाहे कुछ भी हो, सिस्टम कैसा भी हो, आप यहाँ पे ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल कर सकते हैं। हाँ, आपको मैंने एक नोट लिख के दिया है यहाँ पे आगे की तरफ, जिसमें ये ज़रूर बताया गया है कि कभी कभी हम चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं। देखो इस एग्जाम्पल में दे रखा है, इट इज़ पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय charge particle in some cases. In a beta decay process, a neutron convert itself into a proton and a fresh electron is created. बीटा डीके एक ऐसा फिनोमिना है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में होता है, तो वो क्या करता है, एकदम न्यू के न्यू फ्रेश इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट करता है। जब उसका डीके होता है, वो जब खत्म होने आता है, उसकी एज खत्म होने आती है, तो वो क्या करता है, न्यू फ्रेश इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट करता है, और साथ साथ में क्या करता है, न्यूट्रॉन्स क्रिएट करता है। तो वहाँ पे एलिमेंट्री पार्टिकल्स उसने क्रिएट किए, तो चार्ज हुआ ना क्रिएट। But the charge however remains zero before and after. यहाँ क्रिएट ज़रूर हो गया, बट ये ध्यान रखना शुरुआत में जितना चार्ज था उतना का उतना एंड में आएगा। इक्वेशन कभी भी अनबैलेंस नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये हमारे पास में चार्ज की प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट, अब हम अगर किसी चीज़ के ऊपर चार्ज को क्रिएट कर रहे हैं, तो उसको क्रिएट करने के लिए 2-3 मेथड्स है। उन मेथड को अच्छे से देख लीजिए, सो दैट आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम किसी ऑब्जेक्ट को कैसे चार्ज कर सकते हैं, और उस चार्ज करने के बाद में हम उसको कैसे एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो मेथड ऑफ चार्जिंग आता है, अ बॉडी कैन बी चार्ज बाय फॉलोइंग मेथड्स। 2-3 मेथड से हम चार्ज कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन बहुत ही ईजी टॉपिक है ये। जैसे कि अगर हम किसी फ्रिक्शन का मतलब किसी चीज़ में आपस में रगड़ना, किसी चीज़ को आपस में कांटेक्ट में लेके आना, बट साथ में रब भी करना। तो बाय रबिंग टू बॉडीज टुगेदर, बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इन इक्वल अमाउंट अपीयर्स साइमल्टेनियसली ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू दी अनदर बॉडी। चार्जेस को आप क्रिएट कर सकते हो सिंपली बाय पुटिंग टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर एंड बाय रबिंग देम। आप उनको बस रब कीजिए और उनके अंदर क्या हो जाएंगे, चार्ज क्रिएट हो जाएंगे। अच्छा सा एग्जांपल है वो कॉम को हम जब हेयर से रब करते हैं और साथ में पेपर के टुकड़ों के ऊपर लेके जाते हैं, तो पेपर के टुकड़े क्या होते हैं, उस कॉम के साथ में स्टिक हो जाते हैं बाय द अट्रैक्शन फोर्स ऑफ दी कॉम, क्योंकि कॉम के अंदर क्या आ गया है, चार्ज हो गया है।
तो इस तरह से होता है, जैसे कि यहाँ पे इस एक अच्छा सा एग्जांपल दे रखा है। इस कॉम को पहले रब किया होगा किसी हेयर के साथ में, क्योंकि हेयर के साथ जैसे ही रब किया इसके ऊपर क्या आ गए, सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस आ गए। अब क्या होगा, ये तो न्यूट्रल है, जो पेपर के जो टुकड़े हैं वो क्या है, न्यूट्रल है। इनके ऊपर जब चार्ज आ जाता है तो क्या होगा, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं, कॉम की तरफ। तो रिजल्टेंट क्या हो जाता है फिर कि भाई ये इस तरह से इसके साथ में स्टिक हो जाता है। आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे करके देखेंगे। सिंपल कुछ नहीं करना है, पेपर के बहुत छोटे छोटे से पीसेस को कट करके एक टेबल पे ऐसे रख दो, कुछ भी नहीं, थोड़ी देर रख दो। फिर उसके बाद में एक कॉम को लेके आप, हाँ आपके बाल जो है वो ड्राई होने चाहिए, और अगर वो ड्राई नहीं है तो कोई ड्राई जो कॉटन क्लॉथ है उसके साथ में कॉम को रब करके उन पेपर्स को उठाने की कोशिश करना, इजीली आपसे वो उठ जाएंगे। ठीक है, ट्राई ज़रूर करना सो दैट आप ये अच्छे से समझ सकें। और दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं आप, ग्लास की अगर कोई आपके पास में रॉड है, ग्लास रॉड है, उसके ऊपर सिल्क का रब करो तो थोड़ी देर बाद में देखोगे कि ग्लास रॉड जो है वो पेपर या किसी और चीज़ को अट्रैक्ट करने लग गई है, क्योंकि ग्लास रॉड के ऊपर भी चार्जेस आ गए हैं। ठीक है, अब ये जो चार्जेस हैं सबके ऊपर अलग अलग टाइप के आने के चांसेस होते हैं। तो मैं अब बताऊंगा आपको कि है ना, हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर किस टाइप का चार्ज आता है, कैसा आता है, और मैं डिटेल में बताऊंगा। जैसे ग्लास रॉड जो होती है वो हमेशा क्या हो जाती है, पॉजिटिव चार्ज हो जाती है। ठीक है, कॉम जो है वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है मटेरियल किस तरह का है, उसके अकॉर्डिंग वो वहाँ पे चला जाता है। नेक्स्ट मेथड, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, इट इज़ अ वेरी सिंपल मेथड। इंडक्शन, हाँ बस ये ध्यान में रखना, इसमें है ना कॉन्टेक्ट में नहीं लेके आना है किसी चीज़ को। चार्जिंग बाय इंडक्शन का मतलब ये होता है, जब आप एक चार्ज बॉडी को, जैसे मैंने ये किया है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, ये बुक है और ये मेरा पेन है, इन दोनों को एक काम करते हैं, इसको एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, इसको ए मान लें, ये ए है ये बी है। जब मैं इसको सिर से रब करूँगा तो इसके ऊपर क्या आ गया, चार्ज आ गया। अब इसकी नेचर होगी पॉजिटिव आया नेगेटिव आया, जो भी इसकी नेचर है उसके अकॉर्डिंग इस पर आ गया। तो जैसे इसको इसके सिर पे रब करा है, रब करके मैं इसको इसके पास में लेके जाऊँगा तो होगा क्या, इसके अंदर न्यूट्रल है ना, इसके अंदर तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्जेस प्रेजेंट है। तो जैसे सपोज इसके ऊपर पॉजिटिव आया, मैं जैसे ही इसको इसके पास में ले जाऊँगा तो इसके अंदर के जितने भी नेगेटिव हो वो इसके तरफ अट्रैक्ट होके बाहर आने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ से चार्जेस आ जाएंगे। देखो इसको मैं आपको डायग्राम में बताता हूँ, बहुत ईजी है। जैसे देखो पहले हमारे पास में क्या है, एक स्फेयर ए है और एक स्फेयर बी है, दोनों के दोनों न्यूट्रली चार्ज नहीं है, दोनों अनचार्ज है और वो न्यूट्रल है, तो इनके ऊपर चार्ज नहीं है। फिर क्या, मैं एक चार्ज रॉड को इसके पास में लेके आया, ऐसे ऐसे सिर पे रब करा और उसको मैं है ना इसके पास में लेके आया, ला के मैंने इसके पास में रखा। अब होता क्या है, न्यूट्रल है तो दोनों के पास में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होंगे, लेकिन अट्रैक्शन तो वही करेंगे ना जो अपोजिट नेचर के होंगे। तो नेगेटिव वाले साइन क्या होंगे, सारे के सारे इस तरफ आ जाएंगे, इसके ऊपर आने की कोशिश करेंगे, तो और पॉजिटिव साइन रिपेल हो जाएंगे, तो वो बी साइड के इधर साइड में आ जाएंगे। ठीक है, वो सारे के सारे किधर आ जाएंगे, बी साइड में आ जाएंगे इस तरफ, और सारे के सारे नेगेटिव किधर आ जाएंगे, इस तरफ आ जाएंगे। तो ये कुछ इस तरह से का वर्क करता है। ठीक है, और थोड़ी देर बाद में अगर आप क्या करोगे, इसको होल्ड करके रखो तो सारे नेगेटिव बॉडी ए में आ जाएंगे और सारे पॉजिटिव बॉडी बी में चले जाएंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। ग्लास रॉड पॉजिटिव वाले सारे के सारे इस नेगेटिव वाले बॉडी के आसपास में इसको इस तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे और पॉजिटिव सारे रिपेल हो जाएंगे। थोड़ी देर होल्ड करने के बाद में इस ग्लास रॉड को वहाँ से हटा दो, तो बॉडी ए जो हो जाएगी वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, बॉडी बी जो हो जाएगी वो अपने पास में पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। इसको बोलते हैं हम चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। ठीक है, अब आता है हमारे पास में नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसमें बॉडीज़ का कांटेक्ट में लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। कांटेक्ट में लाएंगे तो अब हमको बॉडी चाहिए होगी यहाँ पे कंडक्टर्स। कंडक्टर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मटेरियल, हम इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे, व्हाट इज द कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। बट अभी आपको समझना है कंडक्टर क्या होते हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं, बिकॉज ये चार्ज को क्या होते हैं अपने अंदर से फ्री होने देते हैं, चार्ज को उनके अंदर से मूव होने देते हैं। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन ऐसा मेथड है, इसमें क्या होता है, चार्जिंग बाय कंडक्शन इन्वॉल्व्स द कॉन्टेक्ट ऑफ अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। जब चार्ज ऑब्जेक्ट को किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्ट में लेके आते हैं तो वो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट भी क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। इसे हम चार्जिंग बाय कंडक्शन बोलते हैं। जैसे देखो यहाँ पे एक न्यूट्रल स्फेयर है, न्यूट्रल स्फेयर के बाद में एक चार्ज रॉड को हम क्या कर रहे हैं, इसके पास में लेके आ रहे हैं और ला के यहाँ पे क्या कर दिया हमने, कॉन्टेक्ट कर दिया।
टच कर लिया, बट याद रखना जो आप ऑब्जेक्ट लेके आ रहे हो वो क्या होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए पहले से ही। उसको उसके पास में लेके आए तो अब इसके अंदर क्या हो गया, चार्जेस ही चार्जेस आ गए बहुत सारे। और ग्लास रोड को वापस यहाँ से रिमूव कर दो, तो रिमूविंग के बाद में है ना, यहाँ पे ये डायग्राम दे रखा है, चार्ज स्फेयर, पहले स्फेयर चार्ज नहीं था लेकिन अभी चार्ज हो गया ये। तो दिस मेथड इज नोन एज द चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो हमने क्या पढ़ा है अभी, 3 तरह के मेथड पढ़े, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन और चार्जिंग बाय कंडक्शन। फ्रिक्शन और कंडक्शन दोनों अलग चीज़ है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और फ्रिक्शन में रब करना होता है, कंडक्शन में क्या करना होता है, हमें कांटेक्ट में लेके आना होता है। रब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे सिर्फ वो आके ट्रांसफ़र कर देगा उसको, ठीक है। अभी हम कंपेयर करते हैं कि इंडक्शन और कंडक्शन में क्या फ़र्क है, ठीक है। आई डोंट थिंक कि आपको ये कहीं पे मिलेगा कि व्हाट इज़ द कंपैरिजन बिटवीन द इंडक्शन एंड कंडक्शन। सो आप देख लीजिए, कंपेयरिंग बिटवीन द कंडक्शन एंड इंडक्शन। कंडक्शन, इट इज़ अ फिनोमिना कॉज्ड ड्यू टू द करंट फ्लो ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। कंडक्शन मतलब आप देखो, कंडक्शन का आप क्या कर सकते हैं, जैसे कंडक्शन को है ना आप शॉर्ट पे ये भी लिख सकते हैं, चार्जिंग बाय कांटेक्ट। कांटेक्ट हो रहा है तो कंडक्शन है, कांटेक्ट नहीं हो रहा है तो वो क्या है, इंडक्शन है। तो हाँ, ये ऐसा फिनोमिना है जिसमें करंट क्या होता है, फ्लो होता है ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर कंडक्शन में कांटेक्ट आ गया तो वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे तो यूँ फ्लो होके जाएगा ही ना। तो ये इसका पहला पॉइंट है। इट नीडेड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द चार्ज एंड अनचार्ज कंडक्टर्स। कंडक्शन में आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ये फिनोमिना होगा ही नहीं। करंट इन बोथ कंडक्टर्स फ्लो एट द सेम टाइम। सारे के सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स वगैरह निकले वो सारे एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे क्या हो जाएंगे, सिमिलरली सेम टाइम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अगर मैंने 10 कूलम का एक चार्ज बॉडी लेके आया हूँ और न्यूट्रल के पास लेके आऊँ तो वो 10 क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 5 इसको मिल गए, 5 इसको ही मिल गए, 5 कूलम 5 कूलम। इट नीडेड अ ग्रेडियंट पाथ ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ चार्ज नेचर। इसको एक ग्रेडियंट पाथ मतलब इसको एक पाथ चाहिए होता है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। विदाउट पाथ ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या हो सकता है, ट्रांसफर नहीं हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखना है इसका भी। इट रिड्यूसेस ड्यू टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बॉडी का जब कांटेक्ट होता है, जैसे कि यहाँ पे एक बॉडी है और मैं अगर ग्लास रॉड को इसके पास में लेके आ रहा हूँ जो पॉजिटिवली चार्ज है, अब थोड़ी देर बाद में क्या होगा, ये दोनों कांटेक्ट में आ जाएंगे, इस पे ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो देखो एक तो पाथ तो बन ही गया है यहाँ पे, और जब इसके ऊपर से चार्जेस इसके ऊपर चले जाएंगे और इस पे से थोड़े कम हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये ग्लास रॉड का वेट थोड़ा सा लूज हो जाएगा क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्जेस चले गए ना उधर। तो ये फिनोमिना है कि भाई कंडक्शन होता कैसे है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे जाता है, कांटेक्ट चाहिए होता है उसमें, अगर उस पर गया है तो साथ में रिड्यूस भी हो जाएगा। तो कुछ फिनोमिना को अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, इंडक्शन। इंडक्शन फिनोमिना कंडक्शन फिनोमिना का जस्ट अपोजिट है। ये फिनोमिना करंट फ्लो होता है और ड्यू टू द, ये फिनोमिना होता है करंट फ्लो ड्यू टू द चेंजेस इन द फील्ड। बिना कांटेक्ट में आए अगर ये इसको अट्रैक्ट और रिपेल करा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पे कोई तो फील्ड होगा ना, जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को है ना अपनी तरफ अट्रैक्ट और रिपेल कर रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज जो होता है वो मूव होता है ओनली, ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, वो उसी में अट्रैक्ट और रिपल्शन हो रहा है। आप एक बार इंडक्शन को देखना, उसमें यही होगा, देयर इज अ नो कॉन्टैक्ट बिटवीन द चार्ज, यहाँ पे कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है। द इंड्यूस्ड करंट इज इन द रिवर्स डायरेक्शन विद द करंट। जो इसमें करंट क्रिएट होगा वो रिवर्स डायरेक्शन में क्रिएट होगा। इसको हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, वहाँ पे हम देखेंगे, वहाँ पे बताऊंगा कि कैसे ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। एंड इट डज नॉट नीड टू ग्रेडियंट पाथ ड्यू टू द इंड्यूस टाइप ऑफ चार्जेस। इसको ग्रेडियंट पाथ की नीड ही नहीं है एंड इट इज़ अ कॉन्स्टेंट। अब जब बॉडी कॉन्टेक्ट में नहीं है तो चार्ज उस बॉडी पे गया ही नहीं, और जब वो उस पर शिफ्ट हुआ ही नहीं है तो बॉडी का मास कैसे रिड्यूस हो सकता है। तो ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये अपने पास में चार्जिंग बाय कंडक्शन था और चार्जिंग बाय इंडक्शन था, ठीक है। और अब आ रहा है हमारे पास में इलेक्ट्रोस्कोप। इट इज़ अ वेरी सिंपल वेरी इजी टॉपिक। इलेक्ट्रोस्कोप किसी भी चीज़ के अंदर चार्जेस को पता करने के लिए कि भाई चार्जेस कैसे बिहेव करते हैं, चार्जेस कैसे मूव करते हैं, उसको बताने के लिए इलेक्ट्रोस्कोप होता है, ठीक है। देखो, इट इज़ अ सिंपल apparatus बाय विच द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी डिटेक्टेड। सिंपल सा apparatus है
जो इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या करने के काम आता है, डिटेक्ट करने के काम आता है। और व्हेन मेटल नॉब इज टच विद द चार्ज बॉडी, सम चार्ज इज ट्रांसफर टू द गोल्ड लीफ विच बैक डाइवर्जेस टू द रिपल्शन। जब आप एक रॉड को इस इलेक्ट्रोस्कोप के पास में लेके आते हो, इस इलेक्ट्रोस्कोप के स्ट्रक्चर में अंदर की तरफ गोल्ड लीफ है, इसको कवर इंसुलेटर से कर रखा है और साथ में मेटल रॉड को हम इसके पास में लेके आए। तो मेटल रॉड का सारा चार्ज होता होता इस मेटल नॉब से होते हुए कहाँ जाएगा, गोल्ड लीफ में जाएगा। आसपास में नहीं फैल पाएगा क्योंकि बाहर तो इंसुलेटर लगा हुआ है और नॉब भी इसका इंसुलेटर के आसपास से ही कवर्ड है। तो सारा चार्ज कहाँ चला गया, गोल्ड लीफ में चला गया। अब एक गोल्ड लीफ पे पॉजिटिव चार्ज आया है और दूसरी पे भी पॉजिटिव चार्ज आया है, तो वो गोल्ड लीफ क्या हो जाएगी, ऐसे एक दूसरे के डाइवर्ज हो जाएगी। सो ये जो था हमारा इलेक्ट्रोस्कोप था। ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसका डेरिवेशन या इसके असर्शन रीजन आ सकते हैं, तो ध्यान में रखना है ना। सिंपल ऑपरेटर से ये इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रेजेंस को बताता है और रॉड को हम पास में लाते हैं, चार्जेस इसके अंदर जाता है और अंदर जाके सेम चार्जेस की वजह से वो लीफ क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। ओह यू कैन मेक इट वन एट होम, तुम खुद घर पे बना ही सकते हो, ठीक है। और बहुत सिंपल है, मेटल वायर चाहिए, कार्डबोर्ड चाहिए, ग्लास जार और एल्यूमिनियम चाहिए। एक्सपेरिमेंट को ट्राई करना और उसके बाद में आपको ऑटोमेटिकली पता पड़ेगा व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोस्कोप। चार्ज जब अंदर जाएगा ना तो आपका एल्यूमिनियम फॉयल, आपके पास गोल्ड लीफ तो यूज़ करोगे नहीं, आप एल्यूमिनियम फॉयल को यूज़ करना, सो दैट एल्यूमिनियम फॉयल भी ऑटोमेटिकली दूर चली जाएगी, ठीक है। और बाय द वे थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय कम्युनिटी, ओके, थैंक यू। और आज की वीडियो में इतना ही, और थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी एंड शेयरिंग माय वीडियो विथ योर फ्रेंड्स विल हेल्प माय जर्नी, ठीक है। तो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स सो दैट दे विल लर्न द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द नीट एंड जेई, और उनके लिए ऐसे ही कंटेंट लेते आता रहूँगा। और डिजिटल नोट ये वाला अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ जाइए और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ साथ में आप इसको स्कैन करके भी सीधा जा सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वहाँ से जा सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, और 10 बार पूछिए, 20 बार पूछिए, मैं आपके सारे डाउट्स का जवाब दे दूंगा, ओके। एंड इफ़ यू वांट टू सपोर्ट अस, देन यू कैन सपोर्ट बाय स्कैनिंग दिस गूगल पे कोड।